प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का जो इतिहास हुआ था, इसके अंदर कुछ समाचार पत्र थे, कुछ आंदोलन थे, कुछ संगठन बने थे, उसकी स्थापना किया थी, कुछ कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, वो सारी डिटेल ये एनसीईआरटी की कक्षा 8 का भाग 3 है ना, अतीत, हमारे अतीत, उसका भाग 3 है। उसमें से मैंने पढ़ा लिया है एक पार्ट। तो इससे पहले एक पार्ट मैंने बना लिया है, अभी दूसरा पार्ट है। और ये रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस मेन तक के यहाँ इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता हो तो। मैंने यहाँ तक पढ़ा लिया था। अब आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको कि इसमें क्या क्या था, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। तो कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी? तो जनवरी 1866 में दी इंडियन मिरर नामक अखबार में लिखा था। द इंडियन मिरर अखबार के जो लेखक कौन थे वो भी मैं बता दूंगी। बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देती है। तो द इंडियन मिरर अखबार, और 1886 में दादा भाई नेहरू जी ने लिखा था। ये अखबार जो है ना, इसकी मासिक पत्रिका, ये तो 1861 में निकाली थी दादा भाई नेहरू जी ने, लेकिन इसके कुछ लिखा हुआ पॉइंट था ना, वो बता रहे हैं। ये बदरुद्दीन तैयब जी है ना, 1887 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के हैं, और एक हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था। इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। और यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधि से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि ये भारत के सभी समुदाय, यानी कि भारत के प्रत्येक सदस्यों का इसमें हकदार है, जो भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी सदस्य हैं। तो उभरता हुआ राष्ट्र, यहाँ आप देख सकते हो, ये दादा भाई नेहरू जी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दादा भाई नेहरू जी हैं, आप देख सकते हो। और इनकी इंडियन मिरर ये मासिक पत्रिका है ना, ये इनकी थी और 1861 में इन्होंने निकाली थी। तो नेहरू जी की पुस्तक का क्या नाम था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की थी। कि इन्होंने कहा था भारत का जितना भी धन है ना, ये इंग्लैंड जा रहा है, इसलिए इन्होंने बहुत विरोध किया था अंग्रेजों का। और ये धन का निष्कासन सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। और देखो, उभरते हुआ राष्ट्र क्या है? अक्सर कहा जाता है कि आपने 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यवर्गीय पार्टी थी। तो अब हम देखते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कौन से थे, और इंडियन मिरर अखबार के किसने लिखा था, क्या था। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया था, क्योंकि इंडियन मिरर अखबार के जो लेखक थे ना, मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में की थी इसकी स्थापना 1861 में। लेकिन दादा भाई नेहरू जी थे ना, ये कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष थे। ये कहना था, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। तो ये कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? प्रथम बार में 4-5 ही याद रखने, इंपॉर्टेंट, यहीं से पूछते हैं। तो ये मुझे बोलना था कि दादा भाई नेहरू जी ने 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नेहरू जी ने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो बोलना था। फिर 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने 72 प्रतिनिधियों के साथ अध्यक्षता की। फिर मैंने बोल दिया दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद तीसरे नंबर पर मद्रास में हुआ था इसका अधिवेशन 1887 में। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम लीग के प्रथम थे, जो मुसलमान पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ये लिखा हुआ देखो आप। 1888 में इलाहाबाद जॉर्ज यूल, ये प्रथम अंग्रेज थे, यूरोपियन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जो 1888 में बने थे, जॉर्ज यूल। और उसके बाद विलियम कैदर बन बने थे 1889 में। इसकी भी अध्यक्षता, इसकी भी जो अध्यक्ष सम्मेलन हुआ था संगठन का, वो मुंबई में हुआ था। और इसके 1889 हो गई थी इसके प्रतिनिधियों की संख्या। फिर 1890 में फिरोज शाह मेहता, जो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, फिरोज शाह मेहता। तो ये मुझे बताने थे अधिवेशन कांग्रेस के प्रथम, यही इंपॉर्टेंट है, इससे आगे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसका ये बनाना नोट्स कि ये जो इंडियन मिरर अखबार के लेखक है ना, उसके नाम लिख दिए, मैंने बता दिया आपको। और ये दादा भाई नेहरू जी की जो पुस्तक है ना, उसके, और कांग्रेस के 5 अधिवेशन पहले, और मुस्लिम और अंग्रेज अधिवेशन कौन से थे वो बताने, अध्यक्ष कौन थे वो बताने, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और ये उभरता हुआ राष्ट्र, कांग्रेस की स्थापना इसलिए हुई थी कि भारत के लोगों को अधिकार दिए जाए, उनको सिविल सेवा में भी अधिकार दिए जाए। उनको कांग्रेस का यह आग्रह था कि भारत के तीसरी कांग्रेस सरकार का शासन भारतीयों की ओर ज़्यादा जगह दी जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों की ज़्यादा अधिकार दिए जाए। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाए, भारत में जितने भी लोग हैं ना, उनको ऊंचे पद दिए जाए। किसके ये सरकार चाहती थी? किससे? अंग्रेजों से चाहती थी, अंग्रेजों को हटाना चाहती थी। इसलिए इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए भी लंदन के साथ भारत को भी
भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। पहले भारत में परीक्षा आयोजित नहीं होती थी सिविल सेवा जो IAS IPS की, ये पहले लंदन में होती थी। और शुरुआत में ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी ओर बोलने का संकल्प व्यक्त कर रही थी। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारत को आगे बढ़ाना चाहती थी, भारत के सदस्यों को, जितने भी मेंबर थे उनको, भारत के लोगों को भी हक देना चाहती थी। इसलिए निरस्त करना, किसी कानून का समाप्त करना, किसी कानून की वैधता अधिकृत रूप से समाप्त करना ही निरस्त कहलाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये NCERT में लिखे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शासन व्यवस्था में भारतीयकरण की और मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियां गोरे अफसरों का ही कब्जा था। अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते। इसलिए कांग्रेस चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेंगे। भारत के लोग ही अगर नौकरी करेंगे तो वहाँ के पैसे है ना, वो भारत के लोगों के पास ही रहेंगे। तो दादा भाई नौरोजी भी यही कह रहे थे कि हमारे भारतीय लोगों को भी नौकरियाँ, पद दिए जाए। इसलिए उन्होंने वो ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया पॉवर्टी पुस्तक लिखी ना, तो वो इसलिए भी लिखा था उन्होंने। और आर्म एक्ट्स को निरस्त किया जाए, क्योंकि हथियार रखने का जो एक्ट था 1878 में वो लागू हुआ था, तो उनको भी निरस्त किया जाए, क्योंकि हथियार तो हर एक कोई रख सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस एक्ट 1878 में प्रेस एक्ट था, जिसने भी कोई अखबार में अंग्रेजों के खिलाफ छोटी सी बड़ी सी कोई भी खबर छाप दी तो उसका अखबार जब्त किया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। उसके जो अखबार की प्रेस प्रिंट थी वो सारी बंद कर दी जाती थी, तो वो भी चालू कर दी जाए। यही तो कांग्रेस चाहती थी। शुरुआती सालों में कांग्रेस के कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। बढ़ते लगान के कारण, लगान भी ज़्यादा थी, काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए थे, और अनाजों की भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किए जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए। फौजी खर्च यानी कि सेना पे जो अंग्रेज खर्च कर रही थी ना, वो कम कर दी जाए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ कृषि पे ध्यान दिया जाए, लगान कर कम कर दिए जाए, जिससे भारत के लोगों को राहत हो। तो भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने का, ये प्रशासन की वजह से वनवासियों में बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए थे कांग्रेस ने। कांग्रेस यही चाहती थी। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग भी की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों, उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, सबके हक में बोल रही थी। मध्यवर्ती नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत करना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। ये तो स्पष्ट हमको दिख ही रहा था कि भारत की जितनी भी जो संपत्ति थी वो विदेशों में जा रही थी, अंग्रेजों से किसानों से कर लेके वहाँ जा रही थी, और जितने भी कुछ भी कार्य हो रहे थे ऊंचे ऊंचे पदों पे वो भी अंग्रेज ही थे। तो ये तो दिख ही रहा था। और इन भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजे कांग्रेस ने। लेकिन मध्यवर्गीयों को भी यही लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारतीयों को न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहिए। तो कांग्रेस तो यही चाहती थी कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहिए कि भारतीय क्या चाहते हैं। भारतीय तो अपनी स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे, इसलिए तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी वीडियो बड़ा हो रहा है तो छोटे छोटे पार्टों में इस पार्ट को हम पूरा करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ये सब बाल गंगाधर तिलक, ये देख दो, और स्वदेशी आंदोलन वगैरह सब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।